हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट जीके पेपर प्रैक्टिस सेट थर्ड। 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन किए हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो है थर्ड नंबर, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम जीके के क्वेश्चन करेंगे। जीके में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी और मैथ और साइंस के क्वेश्चन करेंगे। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप खुद से लिखिए और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। कुछ परिवेश क्वेश्चन हैं और कुछ नोट्स पे आधारित के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 गीति की सूत्र की रचना किसने की थी? 10 गीति की सूत्र की रचना किसने की थी? तो 10 गीति की सूत्र की रचना आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर किन स्मृतियों में कानून का संकलन किया गया है? यानी जो स्मृतियाँ थी गुप्त काल में, मनुस्मृतियाँ, तो उनमें किसमें कानून का उल्लेख किया गया है? तो पहली तो है बृहस्पति में कानून का उल्लेख है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड है कात्यायन, ये भी बिल्कुल, इसमें भी कानून का संकलन किया गया है। थर्ड है याज्ञवल्क्य, इसमें भी किया गया है। लेकिन जो शुक्रचरित है इसमें कानून का कोई भी संकलन नहीं किया गया, इसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकाली ग्रंथों का कौन सा युग्म असुमेलित है? यानी सुमेलित नहीं, असुमेलित है। तो सबसे पहले देखो, मृच्छकटिकम, इसका किसका ग्रंथ है? ये है शूद्रक का। किसका ग्रंथ है ये? शूद्रक का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है पंचतंत्र ग्रंथ है, इसमें दे रखा है अमर सिंह, लेकिन अमर सिंह के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है ये? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ग्रंथ है सौपन वासदत्ता, ये भास ने लिखा था। अभिज्ञान शाकुंतले, ये कालिदास ने लिखा था। ये कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतला। तो ये तो सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलवार भक्ति संत नहीं है। यानी आलवार भक्ति संत, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आलवार भक्ति संत किसे कहते हैं। एक तो होते हैं राम भक्त, एक होते हैं विष्णु भक्त। तो जो विष्णु भक्त थे उन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु भक्त, उन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु भक्तों को आलवार भक्ति संत कहा जाता है। तो इसमें देखो, पेरिया, कुलशेखर, समंदर और एक है थोड़ा दियोदी, ये तो क्या थे? भक्ति संत थे। यानी ऑप्शन फर्स्ट पेरिया, कुलशेखर और थोड़ा दियोदी, ये तो क्या थे? आलवार भक्ति संत थे। लेकिन जो समंदर है, बंदर, ये आलवार भक्ति संत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। देखो यहाँ पे हमें पूछा है सगुण भक्ति का प्रचारक, लेकिन हमें ऑप्शन में दे दिया है निर्गुण भक्ति के प्रचारक। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सत्य कथन है, यानी हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पे देखो, पहला कथन देखते हैं हम, रामानुज को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ पे रामानुज नहीं है, रामानुज उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा? रामानंद। थोड़ा देखो, नाम बिल्कुल थोड़े सेम से हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रामानंद हैं, वो हैं उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये कथन तो हमारा क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। गुरु अर्जुन ने नहीं किया था, बल्कि गुरु अंगद देव जी हैं, उन्होंने
गुरुमुखी लिपि का क्या किया था, विकास किया था। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है नामदेव और तुकाराम महाराष्ट्र में भक्ति धारा से संबंधित है। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र से भक्ति धारा से संबंधित थे। नेक्स्ट है दास बोध नामक ग्रंथ की रचना संत एकनाथ ने की थी। संत एकनाथ ने नहीं की थी, यहाँ पे संत एकनाथ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रामदास। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो ट्रू है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, सी, जिसमें नामदेव व तुकाराम महाराष्ट्र में भक्ति धारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृहत भारत में नाटक का लोकप्रिय रूप है वो है छाया नाट्य में जो व्यंग कहलाता था, कहाँ पर प्रचलित है। यानी जो व्यंग कहलाता था वो कहाँ पर प्रचलित था, जावा में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगकोरथोम के मंदिर का निर्माता कौन था। अंगकोरथोम के मंदिर का निर्माता कौन था, वो था जयवर्मा सप्तम। यानी जयवर्मा सप्तम थे, वो कौन थे, वो क्या थे, अंगकोरथम मंदिर का क्या क्या था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगकोर वाट के मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंगकोरवाट के मंदिर, देखो यहाँ पे तो है अंगकोरथोम और यहाँ पे है अंगकोरवाट, बस थोम और वाट का ही फर्क है। तो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस के संत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी किन संतों के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, कौन सी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वो थे D.K. कर्वे। कौन से संत थे, D.K. कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम तीन विश्वविद्यालय तीन विश्वविद्यालय थे प्रथम, एक तो था कलकत्ता, एक था मद्रास और एक था बम्बई। तो इसकी स्थापना 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा है जो इसमें मेल नहीं खाता। देखो यहाँ पे विश्वविद्यालय के नाम दे रखे हैं और उनके संस्थापक के नाम दे रखे हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। अगला है वल्लभी बनाया था भट्टाकारक ने। विक्रमशील ने बनाया था धर्मपाल ने। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वो रामपाल ने नहीं बल्कि भट्ट ने बनवाया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा भट्ट ऑप्शन होगा। यानी यहाँ पे ये गलत दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में शिक्षा का मुख्य केंद्रक मकतब, एक तो था मदरसा और एक होता है मकतब, किससे संबंधित था, तो वो उच्च शिक्षा से संबंधित था। यानी वहाँ पर हाई एजुकेशन दी जाती थी। मुगल काल में जो मकतब या मदरसा एक ही बात है, किससे संबंधित थे, तो वो थे उच्च शिक्षा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन सागर पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। रतन सागर पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। देखो ये नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशील विश्वविद्यालय हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक का ये मानना है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यानी किसका मानना है, कौन सा जो वैज्ञानिक है जो ये मानता है कि किशोर अवस्था में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, वो है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल के द्वारा ये माना जाता है कि जो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द किशोर अवस्था के सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करता है,
तो देखो यहाँ पे पहला है स्थायित्व, स्थायित्व तो नहीं होता। एक है दिवास्वपन, एक है अनैतिकता। तो यहाँ पे देखो परिवर्तन जो शब्द है ये क्या करता है, सर्वोत्तम रूप से किशोर अवस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है, कि किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि किशोर अवस्था की विशेषता कौन कौन सी नहीं है, तो नहीं है बताना है। पहला है कल्पना व दिवास्वपन की बहुलता। हाँ बिल्कुल, किशोर अवस्था में कल्पना भी की जाती है बहुत ज़्यादा और दिवास्वपन भी देखे जाते हैं, तो ये तो हो गया फर्स्ट। अगला है बुद्धि का सीमित विकास। नहीं, बुद्धि का सीमित विकास नहीं होता है, ये क्या है, गलत। तो यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड है सोचने समझने व तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा सोचते समझते हैं और ज़्यादा क्या करते हैं, विचार यानी तर्क वितर्क करते हैं। विरोधी मानसिक दशाएं हो जाती है। हाँ, हर बात के लिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना किशोरावस्था में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बालक के स्वेगात्मक व्यवहार के विरोध के किस अवस्था में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी स्वेगात्मक व्यवहार में जो विरोध करते हैं वो किशोरावस्था में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक का सामाजिक व स्वेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। सामाजिक विकास और स्वेगात्मक विकास एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं, एक दूसरे से अग्रगामी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ये भी गलत है। एक दूसरे के अग्रगामी होते हैं, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है कि सामाजिक एवं स्वेगात्मक विकास क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पियाजे का है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक विचार किस आयु के दौरान विकसित होते हैं, तो ये है 11 और 15, यानी 11 से लेकर 15 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें औपचारिक संक्रियात्मक विचार क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये मेरे प्रैक्टिस सेट करवाने का बस एक ही मोटिव है कि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो किस टाइप के पूछे गए हैं, यही मेरा मोटिव है। आप अगर ये क्वेश्चन खुद से करोगे और प्रैक्टिस सेट को शुरू से लास्ट तक खुद अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये एग्ज़ाम है जो आरपीएस से फर्स्ट ग्रेड 2025 जून में होने वाली है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये सारे प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और आई होप अभी तक आपने सारे टॉपिक हैं वो क्लियर कर लिए होंगे। बस अब आपको उनको थोड़ा और निखारने की ज़रूरत है, और वो आप तभी निखार पाओगे जब उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन की आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किशोरी सोचती है कि एक मित्र के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण जिस पीड़ा का अनुभव वह कर रही है उसे कोई भी महसूस नहीं कर सकता। ये उदाहरण है। देखो एक लड़की है किशोर अवस्था की जो ये कर रही है कि विश्वासघात उसके साथ जो उसके मित्र ने किया है, और उसको जो पीड़ा होती है उसका अनुभव सिर्फ़ और सिर्फ वो खुद कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। तो ये किसका उदाहरण है, ये है परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्कना का, नहीं। नैतिक तर्कना का तो बिल्कुल नहीं है। अगला है एक विशेष प्रकार के केंद्रवाद का, हाँ बिल्कुल, यानी उसमें एक खुद का ही एक केंद्र है, यानी उसने खुद का ही एक पॉइंट बना लिया है कि उसे कोई नहीं समझ सकता। तो ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। आसक्ति का, ये तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोर के संज्ञानात्मक विकास का परिणाम नहीं है, यानी संज्ञानात्मक परिणाम का विकास नहीं है। पहला है किशोर में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक नजरिए का विकास होना, बिल्कुल ये संज्ञानात्मक विकास के कारण होता है, ऑप्शन ये तो सही है। काल्पनिक द्रोही, ये भी बिल्कुल सही है। इस अवस्था में स्वार्थ एवं आत्मवाद की भावना अपने शिखर पे होती है, तो ये विकास का परिणाम नहीं है, यानी संज्ञानात्मक विकास का ये परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थिति में प्रक्षिप्त करने की क्षमता का विकास, हाँ बिल्कुल, जो हमारे अनुभव काल्पनिक परिस्थितियों में उसे क्या कर सकते हैं, हम बनावटी
कल्पनाएं करते हैं तो वो क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास, यानी किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास का क्या होता है, एक रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। व्यक्ति केंद्रित, नहीं ये भी नहीं होगा। अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर आधारित, ये भी नहीं है। सामाजिक अनुभव एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसके प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व पर परिलक्षित नहीं होता, वो है स्वेदिगामक अवस्था। कौन सी अवस्था है, स्वेदिगामक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं, वो उसे क्या बोलते हैं, स्वेदिगामक अवस्था। उसे क्या बोला जाता है, स्वेदिगामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है भी, जो लास्ट ईयर पूछे भी जा चुके हैं। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यानी कथन दिया है, मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। ये कथन किसने कहा, यानी ये जो कथन दे रखा है ये किसने कहा था, हरि विष्णु कामत ने, गलत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कथन कहा था कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य भी है, लचीला है, उसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। नेक्स्ट है, वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किस अनुच्छेद में परिलक्षित होता है, तो वो है अनुच्छेद 38, नहीं अनुच्छेद 51 में। ये क्या, अनुच्छेद 51 में यह परिलक्षित किया गया है कि वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थन किस अनुच्छेद में किया गया था, तो वो किया गया है अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, यानी भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या क्या अंतर है बताना है। तो ये एक तो पहला है, वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्य प्रणाली, ये तो नहीं होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ये भी नहीं है। द्विसदनीय विधायिकी का, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, यानी जो ये जुडिकल रिवेन्यू की जो प्रणाली है हमारी, इसके आधार पर भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में रीजनिंग और मैथ दोनों पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये कुछ वेन आरेख और ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आर एम की बहन है, जो आर है वो एम की क्या है, बहन है, यानी इसका जेंडर पता है, ये लड़की है। एम एच का भाई है, जो एम है वो एच का क्या है, भाई है। डी के की माँ है, तो डी अभी मेंशन नहीं कर सकते, आगे पढ़ते हैं। के एम का भाई है, जो के है वो एम का क्या है, भाई है, तो इसका भी पता है, यानी ये भी क्या है, लड़का है। तो आर और क्या दे रखा है, डी के की माँ है, यानी इसकी माँ कौन है, डी, इसकी माँ कौन है, डी। आर डी से किस प्रकार से संबंधित है, अब देखो आर है वो डी से किस प्रकार से संबंधित है। अब ये देखो चारों हैं वो भाई बहन है, और ये के की माँ है, तो इन सब की भी माँ होगी, यानी ये इसकी क्या हो गई, बेटी, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे जेंडर दे रखा है बेटी। तो देखो क्या करते हैं हम, आर डी से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखो जो पहले दिया हुआ होता है उसका हमें रिलेशन बताना होता है। तो आर है वो इसकी क्या है, बेटी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमारे पास बेटी कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जिसे निम्नलिखित वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है,
यानी यहाँ पे दे रखा देखो गेहूँ, फसल और अनाज। सबसे पहले तो हम क्या मान लेते हैं, देखो वर्ष, महीना और मौसम। देखो वर्ष और महीना, वर्ष के अंदर आ गया महीना, लेकिन क्या मौसम आता है, ये तो गलत हो गया। अपराधी, चोर, पुलिस, यानी जो चोर होता है वो डेफिनेटली अपराधी तो होता ही है तभी, और पुलिस ये भी गलत है क्योंकि पुलिस उसमें नहीं आती। अगला है गेहूँ, फसल और अनाज। तो देखो यहाँ पे फसल के अंदर क्या आता है, ये तो पहला तो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया ये पहला तो हो गया हमारा फसल, ये जैसे फर्स्ट हो गया फसल। अब फसल के अंदर अनाज ही आएंगे तो ये हो गया मतलब अनाज। और जो थर्ड है वो क्या हो गया, गेहूँ, क्योंकि गेहूँ एक क्या है, अनाज है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, ये भी क्या हो जाएगी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिखा एकता की सांस है। जो शिखा है वो एकता की क्या है, सांस। यानी शिखा, मान लीजिए यहाँ पे तो ये होगी शिखा, ठीक है, शिखा। अब इसकी शादी किसी के साथ तो हुई होगी, तो उसको ऐसे बना देते हैं। इसका एक बेटा है, मान लीजिए ये इसका बेटा हो गया, अभी हमें बेटे का पता नहीं है, और इसकी पत्नी हो गई, पत्नी है एकता, इसका नाम क्या है, एकता। तो देखो शिखा एकता की सास है, बिल्कुल मैंने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है। एकता का ये पति, और पति की माँ क्या होती है, सास होती है। अंकित की भाभी है, जो अंकित की क्या है, भाभी। अब ये जो है वो सेकंड के लिए अप्लाई होता है, तो एकता है वो अंकित की क्या है, भाभी। अब भाभी तभी होगी जब ये क्या होगा, इसके पति का भाई होगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अंकित। पंकज संजय का पिता है, पंकज संजय का पिता है। अब देखो हमें पता नहीं कि पंकज कौन है, तो आगे पढ़ते हैं। जो अंकित का एकमात्र भाई है, जो ये संजय है ना, जो मैंने बताया था सेकंड पर्सन के लिए लागू होता है, संजय है वो क्या है, अंकित का एकमात्र भाई है। संजय मतलब अंकित का एकमात्र भाई है, तो ये संजय हो गया, जो एकता का क्या है, पति है। अब ये पंकज है वो संजय के पिता हैं, तो यानी ये पिता हो गए पंकज। अब हमें क्या पूछा है, शिखा का अंकित से क्या संबंध है, यानी ये जो शिखा है इसका अंकित से क्या संबंध है। अंकित से क्या संबंध है, मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन का रिलेशन हमें बताना है, तो यहाँ पे शिखा दे रखा है, तो शिखा अंकित की क्या लगती है, माँ। क्या लगती है, माँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वेन आरेख दिए गए संबंधों को उचित संबंध की तरह दर्शाता है। देखो एक तो है शिशु। अब देखो शिशु होता है वो नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। नर और पिता, अब देखो जो जितने भी पिता होते हैं वो सारे के सारे नर तो होते ही हैं, है ना। तो ये तो हो गया पिता, और ये क्या हो गया, नर। यहाँ पे देखो क्या कहा है, जो सी ऑप्शन है इसमें क्या हो गया, शिशु। अब शिशु क्या हो गया, नर भी हो सकते हैं और मादा भी हो सकती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे, फूल, तना और जड़। फूल, तना और जड़ के लिए देखो हमें वेन आरेख बताना है। तो देखो फूल, तना और जड़ तीनों ही अलग अलग है, तो इनके लिए क्या होगा, वेन आरेख होगा वो क्या होगा, सी होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी मत लगा देना, सी होगा वो सही होगा। यानी कि जड़ तो तने से संबंधित है, तना जड़ से संबंधित है, तो ऐसे करके आप क्या कर दो, ये तीनों ही अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी का पुत्र है। ए है वो बी का क्या है, पुत्र है, मतलब रिलेशन दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा, ये पुत्र यानी पॉजिटिव। मैं लड़के को पॉजिटिव से लड़की को नेगेटिव से डिनोट कर रही हूँ। ए बी का पुत्र है। सी बी की बहन है, जो ये सी है वो बी की क्या है, बहन है, यानी ये होगी इसकी बहन। सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, यानी इसके एक तो पुत्र है, एक तो हो गया डी पुत्र हो गया, और ई क्या है, पुत्री है, ठीक है।
एफ डी का मामा है, एफ है वो डी का मामा है। डी का मामा मतलब माँ का भाई होगा, तो इसका भाई कौन हो गया, एफ हो गया, ये भाई हो, यानी ये तो तीनों भाई बहन हो गए और ये इनके क्या हैं, बच्चे हैं, यानी ये इनके बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे बताना है एफ के कितने भतीजे और भांजे हैं। अब देखो यहाँ पे हमें बी का जेंडर नहीं पता, क्या पता ये भाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जो बहन का बेटा होगा वो तो होगा भांजा, यानी एक भांजा हो गया और एक क्या हो गया, भतीजा। तो ये हमें बताने हैं कितने, दो हो गए, कितने हो गए, दो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ज़्यादा एग्जामिनर सोचता है कि 1 मिनट में क्वेश्चन कर ही ना पाए, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के मत चलिएगा आप कि रीजनिंग और मैथ तो थोड़ा सरल से क्वेश्चन पूछेंगे हम कर देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगे। 25 छात्रों ने एक सर्वेक्षण में यह पाया कि 15 ने गणित लिया था, 12 ने, यानी टोटल कितने छात्र हैं हमारे पास, 25। तो इसका वेनारिक बना लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमें सरलता से कर सके। देखो यहाँ पे क्या है, टोटल है 25, जिसमें 15 ने क्या ले रखा है, 15 ने ले रखा है मैथ, एम से डिनोट कर दिया मैंने 15, और 12 ने क्या ले रखा है, फिजिक्स ले रखा है, और 11 ने क्या ले रखा है, केमिस्ट्री ले रखा है। 5 ने गणित और रसायन विज्ञान, यानी ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ये क्या है 5। 9 ने गणित और भौतिकी, यानी ये वाला ऑप्शन है वो है कितना, 9। 4 ने भौतिक और रसायन, यानी ये वाला जो ऑप्शन है उसमें है कितने, 4। और ये जो तीनों में कॉमन है ये है 3। यानी देखो एक बार डायग्राम अलग बना लेते हैं हम इस प्रकार से। तो ये तो है हमारा टोटल तो है 15, 12, ये है 9, ये है 5, ये है 11, और ये कितना है 4, और ये है 3। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 ने सभी तीनों विषय लिए हैं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने गणित और रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन भौतिक नहीं लिया था। अब देखो हमें पता है ये तो मैथ है और ये केमिस्ट्री है, इसमें से हमें ये 5 है, इन्होंने 5 ने क्या ले रखा है, 2 विषय ले रखे हैं, लेकिन 3 हैं वो इन्होंने 3 क्या कर रखे हैं, तीनों विषय ले रखे हैं। तो -3 कर देंगे तो ऑप्शन कितना आएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमें डायग्राम में दे रखा है कि जो त्रिभुज है वो शिक्षितों को निरूपित कर रहा है, और जो सर्कल है वो शहरी को, और जो वर्ग है वो सरकारी को, और जो ये आयत है वो पुरुष कर्मचारियों को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, शहरी नहीं है, शहरी नहीं मतलब सर्कल वाला हमारे को क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे देखो 14 और 5 बचा है, सॉरी 11 और 5 बचे हैं। शिक्षित में तो देखना हमें, तो शिक्षित में 11 और 5 बचा है, को प्रदर्शित करता है शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है। अब देखो शहरी नहीं है, शहरी नहीं है का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 11, ऑप्शन नंबर 11 क्या हो जाएगा, करेक्ट। सॉरी 11 हमारे क्या हो जाएंगे, 11 शिक्षित लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं है, शहरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, a क्रॉस का अर्थ है a b का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये दर्शाता है कि l k का पिता है। अब देखो हम पहले बना के देख लेते हैं फर्स्ट के, क्योंकि हमें बना के देखेंगे तभी पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले है n प्लस के, n प्लस के का मतलब है ए बी का भाई है, यानी एन के का क्या है, भाई है, एन है वो के का क्या है, भाई है। माइनस का अर्थ है के एफ की बहन है, वो के है वो एफ की क्या है, बहन है। ए बी का पिता है, यानी एफ है वो एल का क्या है, पिता, एफ है
वो एल का क्या है, पिता। एफ एल का क्या है, पिता। तो ये तो इसमें, तो क्या एल के का पिता है, एल के का पिता है? ये तो नहीं होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये इसका बेटा हो गया और ये भाई बहन है, तो ये चाचा हो सकता है या बुआ हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एल क्रॉस डब्लू। क्रॉस का मतलब है एल डब्लू का पिता है, एल है वो डब्लू का क्या है, पिता है। डब्लू माइनस के का मतलब है डब्लू के की बहन है, जो डब्लू है वो के की क्या है, बहन है। के प्लस एफ, के प्लस एफ का मतलब है के एफ का भाई है। देखो यहाँ पे के प्लस एफ का मतलब है के है वो एफ का भाई है, तो ये भाई बहन हो गई। अब इन देख, डब्लू के पिता एल हैं तो के पिता भी एल होंगे, एफ के पिता भी एल होंगे। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एल के का पिता है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि क्या डिनोट कर रहा है कि एल के पिता हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 भाई हैं ए बी और सी, तो ये तीनों क्या हो गई, भाई हो गई। कि एक बुआ डी है, यानी इनकी बुआ यहाँ पे मैंने बना दिया, इनके पिताजी हैं, पिताजी की एक बहन होगी डी। डी का भाई ई है, यानी डी का भाई ई है, ई एफ से विवाहित है। एफ का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है। यहाँ पे हमने मान लिया कि डी का जो भाई है वो ई है, वो ये है ई, जो ए बी सी का क्या है, पिता है। अब इसका विवाह किससे हुआ है, एफ से विवाहित है। किससे विवाहित है ये, एफ से विवाहित है। एफ से विवाहित है तो ये नेगेटिव हो गया। एफ का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है। एच जी का इकलौता भांजा है, क्या है, इकलौता भांजा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एफ का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है, यानी इसका भाई कौन है, जी है। एच जी का इकलौता भांजा है। ई का ए से क्या संबंध है, देखो ई और ए का क्या संबंध है, पिता का संबंध है। ई का संबंध बताना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन है, सल्फर है, यानी साइंस की क्वेश्चन है, जनरल साइंस की क्वेश्चन है। तो सल्फर है एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, चतुर्थ परमाणुक और बहुपरमाणुक। तो सल्फर क्या है, बहुपरमाणुक। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक में होते हैं। तो नाभिक में क्या क्या होते हैं, एक तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, वो नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये केमिस्ट्री की क्वेश्चन है। रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रयुक्त धातु व कण क्रमशः हैं। सबसे पहले हमें बतानी है कि उसने कौन सी धातु काम में ली थी, उसके बाद में कौन से कण का प्रयोग किया था। तो देखो यहाँ पे क्रमशः लगाना है। अब देखो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि हमने अल्फ़ा कण दे दिए और एल्यूमिनियम क्या दे दिया, धातु। ऑप्शन ए कर देंगे, ऑप्शन ए नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा, वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि पहले हमें धातु बतानी है, उसके बाद में क्या बताना है, कण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संक्षारण का उदाहरण नहीं है। तो चांदी का भूरा पड़ना, ये संक्षारण का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये संक्षारण का उदाहरण है। स्टील की चमक कम होना, ये भी संक्षारण का अर्थ है। लोहे पर भूरे रंग का ऑक्साइड जमना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। हमें बताना है कि जो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो वो होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ऊष्माक्षेपी होती है। श्वसन की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? सबसे ज़्यादा कार्बन यौगिक का क्वथनांक अधिक होता है, तो एथेन का नहीं, क्लोरोफॉर्म का नहीं, एथेनॉल का नहीं, एसिटिक एसिड का जो क्वथनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किससे विकृत एल्कोहल प्राप्त होता है? एक विकृत एल्कोहल किससे प्राप्त होता है? तो मेथेनॉल में एथेनॉल मिलाने पर, ये तो नहीं होगा। एथेनॉल में मेथेनॉल मिलाने पर, इसका उल्टा होगा, वो सही होगा। अगर एथेनॉल में मेथेनॉल मिलाते हैं तो विकृत एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जल की कठोरता का कारण है, जल की जो कठोरता का कारण होता है वो होता है Ca+Mg, Ca+Mg मैग्नीशियम के लवण होते हैं, वो क्या होते हैं? जल की कठोरता का कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है? शुद्ध मेथेनोइक अम्ल को? नहीं, शुद्ध एथेनोइक अम्ल को। हाँ बिल्कुल, जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है उसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पॉलिटिक का क्वेश्चन है। देखो, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार राज्य को भी दिया गया था? कौन से आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि जो जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालते हैं उसका अधिकार राज्य के पास भी हो? तो वो है 127वां संविधान संशोधन अधिनियम? नहीं। 110वां संविधान संशोधन अधिनियम? नहीं। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान है कि ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को भी दिया गया था। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में भारत के 4 नए आंध्र भूमि क्षेत्रों में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा इन 4 में शामिल नहीं है? देखो, धौल झील गुजरात, ये तो शामिल है। जो धौल झील गुजरात है ये तो रामसर स्थल में शामिल है। एक है बांदवान गुजरात, ये भी बिल्कुल शामिल है। एक है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा, ये भी क्या है? रामसर स्थल में शामिल है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ये क्या है? रामसर स्थल में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधित नियमावली 2021 के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा? कब से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू होगा? वो हुआ था 1 जुलाई 2022 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किंगाली संशोधन के अनुसंधान में मांग प्रदान की गई। इसके अनुसार 2047 तक भारत को अपना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयोग को कितने प्रतिशत कम करना होगा? कितने प्रतिशत कम करना होगा? 80% क्या करना होगा? कम करना होगा। नेक्स्ट है देसी पशुओं को किस्मों के संरक्षण हेतु देश की पहली कैट जीनोमिक चिप किस नाम से जारी की गई थी? वो था इंडिगो। किस नाम से जारी की गई थी? इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2011 में भारतीय उपमहाद्वीप से पहली बार जीनस स्टेफोडेस हाइबोडोनेट शार्क के अवशेष कौन सी जगह मिले थे? एक शार्क है जिसका नाम है हाइबोडोंट शार्क के उपमहाद्वीप में, कौन से उपमहाद्वीप में उसके अवशेष मिले थे? तो वो है जैसलमेर में। जैसलमेर में इसके क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम डुगोंग रिजर्व निम्न में से कहाँ बनाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है? तो पाक की जो खाड़ी है,
पाक की जो खाड़ी है वहाँ पर क्या किया गया है, प्रथम डुंगोग रिजर्व बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिबान के कारण उपजे संकट के समय अफ़गानिस्तान से दूतावास अधिकारियों व भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है। यानी तालिबान के कारण उपजे संकट, यानी जो तालिबान के कारण जो संकट आया था उसमें अफ़गानिस्तान से दूतावास और जो भारतीय नागरिक थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम था, ऑपरेशन देवी शक्ति। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट थर्ड में लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने जीके, साइकोलॉजी, मैथ और रीजनिंग और जनरल साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। लगभग हमने 3 प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट में।